अब आप कह रहे हैं कि वो लोग टकराव करा रहे हैं, इधर मौलवी टकराव करा रहे हैं। टकराव तब होता है जब ये कहा जाता है कि यही टकराव करा रहे हैं, मौलवी जी तो शांति के नहीं, मैंने तो दोनों का बोला। अब कहा है आपने। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जब भी हम सार्वजनिक पटल पर देखते हैं तो यही भड़काते हैं, मौलवी तो कुछ नहीं कहते, मौलवी तो शांति की अपील करते हैं। तो टकराव का कारण यही है कि एक धर्म के लोगों को, एक तरह के लोगों को तो पिंच किया जाएगा लगातार, लेकिन सर धर्म से जुदा के नारे लगेंगे तब कुछ नहीं कहा जाएगा। नुपुर शर्मा का जीवन संकट में डाल दिया जाएगा तब कुछ नहीं कहा जाएगा। जुबेर जैसा व्यक्ति क्लिप काट काट के वीडियो डालेगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा कि यही फैक्ट चेकिंग का मसीहा है। तो आप स्वाभाविक सी है कि जो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनकी तरफ से तीखी प्रतिक्रिया होगी और उनके पक्ष में शामिरा सिंह खड़े हैं। तो आपने ये कहा कि हिंदुओं से पूछा जाता है कि ये क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, लेकिन मुस्लिमों से नहीं कहा जाता है ना। तो ये चीज़ श्याम भाई, बात ये है कि आप देख किधर से रहे हो। ये जो सवाल ही है ना कि हिंदुओं से कहा जा रहा है, मुस्लिमों से नहीं कहा जा रहा, ये सवाल वहीं से आ सकता है जब आप हिंदुओं के पक्ष में खड़े होके, उनके बैटल पे खड़े होके, तभी आप देखें कि किधर के सवाल पूछे जा रहे हैं, किधर के नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम सोशल मीडिया का पूरा ग्राफ देखें, बाकी देखें, आप केवल देख रहे हो कि लिबरल जो संख्या बमुश्किल 1 लाख संख्या होगी इस देश में, कि वो लोग क्या पूछ रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि 135 करोड़ में से जो कट्टर हिंदू करीब 40-50 करोड़ लोग हैं, वो क्या सवाल पूछ रहे हैं। वो पूरे दिन उनको मुसलमानों से ही पूछना है कि मुसलमान ये कर रहे हैं, मुसलमान वो कर रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारी मेजोरिटी क्या कर रही है। तो ये जो सवाल है ना कि मौलाना से क्यों नहीं पूछ रहे, आप हिंदुओं से ही क्यों पूछ रहे हो, बजरंग दल से क्यों पूछ रहे हो, ये सवाल भी अपने आप में वही से ही है कि आप देख कर, अगर आप बीच से खड़े होकर देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो केवल मुसलमानों को ही टारगेट कर रही है, और एक छोटी मोटी संख्या में ऐसी भी है जो हिंदुओं के करती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप कभी भी गाँव में देखा होगा, गाँव में ताऊ होते हैं, समझदार लोग होते हैं, तो समझदार लोग हमेशा उधर ही ज़्यादा कहते हैं कि भाई तुम ज़्यादा हो, तुम्हारी संख्या ज़्यादा है, तुम्हारे पास ज़्यादा पावर है, तुम्हारे मंत्री हैं, तुम्हारे डीएम है, तुम्हारे दरोगा हैं, तो भाई थोड़ा तुम ही संभल के रहो। और तो मेरा ये नज़रिया है। और कभी भी इंटेलेक्चुअल समाज जो भी होता है, किसी भी देश का हो, अगर इस तरह से अगर सवाल अगर यूएस में पूछा जाए कि भाई तुम इंडियंस के सपोर्ट में क्यों बोलते हो, तुम साउथ एशियन के सपोर्ट में क्यों बोलते हो, अगर कोई पत्रकार, वाइट पत्रकार, और किसी वाइट से ही पूछे कि तुम ब्लैक्स के समर्थन में क्यों पूछते हो, आपको कैसा लगता? ये से लगता है यार देखो ये आदमी, इसके अंदर वाइट सुपरमेसी है, ये कहीं ना कहीं वाइट सुपरमेसी के ही सपोर्ट में बोल रहा है। लेकिन कायदे से हमेशा यही पूछा जाना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ पूरा देश हिंदुओं की बड़ी संख्या को, जो आज मुसलमानों के साथ हो रहा है इस सरकार में, ये ज़बरदस्ती कर रही है। इनको करना तो ये हिंदुओं के सवालों को अलग है, इनको एजुकेशन पे इनके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए, हेल्थ का जवाब नहीं है। आज भी एम्स के बाहर जाओ, इतनी भीड़ है जो आज से 8 साल पहले थी। आज भी जिला अस्पतालों की यही हालत है, आज भी आप प्राइमरी स्कूलों में यही हालत है, कोई चेंज नहीं हुआ है। मेरा सवाल अलग, मैं यही बता रहा हूँ। तो ये जो हिंदू बार बार ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, उन सवालों को करने के लिए मेजोरिटी के ही सवाल हैं, तो मेजोरिटी को ही ये साइडलाइन कर रहे हैं जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। लेकिन अभी ये पूछा जा रहा है कि बार बार कि भाई मुसलमानों के सपोर्ट में क्यों बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि देश के ज़्यादातर लोगों को, जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी छात्र हैं, आज उनको मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहिए, अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उनके सामने एक पूरी सरकार है जो उनको टारगेट कर रही है, पूरी सिपाही हैं, पुलिस है। आप देखोगे पुलिस, कल भी मैं देख रहा था मेवात वाले में भी, पुलिस हमेशा, दिल्ली दंगों में भी ये देखा गया कि पुलिस हमेशा जो मेजोरिटी वाली भीड़ है उसके साथ खड़ी रहती है। सामने मतलब लोग हैं, मैं ये कह रहा हूँ दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़ेंगे, मारेंगे, कटेंगे, लेकिन पुलिस का काम, सरकार का काम, या जो बीच के लोग हैं उनका काम यही होता है कि वो बीच बचाव कराएंगे और न्याय करेंगे। तो मेरा यही तक कहना था इसमें। देखिए, इसमें दिक्कत ये है कि आपने कहा कि सरकार में वो पुलिस अफसर उनके हैं, डीएम उनके हैं, सब कुछ उनके हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप अनुपात की दृष्टि से जाएंगे, अनुपातिक जो जनसंख्या का अनुपात है, उसी स्थिति में सारों का पदों पर अपना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, फिर भी 80% तो हिंदू ही हो जाएंगे। तो इस क्लेश का तो कोई अंत है नहीं। मैं सवाल को थोड़ा बदलता हूँ। अभी आपने कहा कि सरकार है जो मुसलमानों को टारगेट करती है, इसके पीछे आपने आधार, आपने कहा पुलिस वो उन लोगों के पक्ष में रहती है जो दंगा करते हैं, या सरकार के पक्ष के जो लोग हैं उनको करते हैं। जैसे कल या परसों ट्रेन में जो हादसा हुआ,
उसमें एक अफसर ने 4 लोगों को मारा। आपने ट्वीट किया, उसमें कहा कि 3 मुसलमानों को मारा गया, एक टीकाराम जी मीणा को मारा गया, सीनियर ऑफिसर को मारा गया, ये कहा गया। 3 मुस्लिम है, एक टीकाराम मीणा है। टीकाराम मीणा लिखने के पीछे आपकी क्या सोच थी? 3 मुस्लिम एक हिंदू होना चाहिए था, टीकाराम मीणा कैसे था? नहीं, ऐसा नहीं था। उसमें ये था कि ट्विटर पे क्या होता है कि अभी बड़े में लिखने का मौका आ गया है, अब बड़े में लिख सकते हो, और एक ट्वीट जो होता है नॉर्मली छोटे में अभी भी जारी रहता है। तो जब मैंने शुरुआत में सबसे पहले लिखा तो उसमें बाकायदा मैंने 3 मुस्लिम पीड़ितों का नाम लिखा है कि ये फलाने हैं, ये फलाने, ये फलाने, और उनके जगह का भी नाम लिखा है कि ये चूड़ी बेचने वाला था, ये बिहार से था। 3 मुस्लिमों के नाम है, और टीकाराम मीणा जी का भी नाम है, और उनका काम के बारे में कि आरपीएफ के एसआई हैं। लेकिन जब वो आगे ट्वीट किए मैंने अलग उसके अलावा, तो उसमें ट्वीट में 280 शब्दों की सीमा होती है। तो मैंने उसमें टीकाराम मीणा लिख दिया, और बगल में फिर वो 3 मुस्लिमों के नाम नहीं लिख सकता, तो मैंने 3 मुस्लिम लिखा शॉर्ट में। दूसरी बात कि आपने ये बात जो पूछी, मैंने इस तरीके से नहीं लिखा था जिस तरह से आप पूछ रहे हो, लेकिन मैं इसकी इंटरप्रिटेशन जरूर करना चाहूँगा कि जब किसी ये जो टीकाराम मीणा थे, जब उनको चेतन नाम था, या प्रेम क्या नाम, चेतन चौधरी था ना, हाँ जो भी है। तो जब चेतन चौधरी नाम का लड़का, उनको उसके अंदर ये साहस आता है कि इसको मैं मार सकता हूँ, फलाने को मार सकता हूँ, फलाने को नहीं मार सकता। हमारे देश में आप ये बात मानिए कि गांव की पॉलिटिक्स मैंने देखी है कि गांव में अगर कोई ठाकुर है तो वो किसी ठाकुर पे हाथ उठाने से पहले, किसी ब्राह्मण पे हाथ उठाने से पहले, किसी जाट पे हाथ उठाने से पहले, किसी यादव पे हाथ उठाने से पहले 4 बार सोचेगा। लेकिन वहीं कोई दलित आदमी है, उसमें भी अगर वो खेती हर मजदूर है, उसमें भी वो एकदम कमजोर है, तो उसको पीटने में, उसको थप्पड़ मारने में वो 1 मिनट के लिए नहीं सोचेगा, 1 मिनट के लिए गाली देने में नहीं सोचेगा। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मैंने ये सोच के नहीं लिखा कि मीणा लिखना है, मुझे आदिवासी दिखाना है, ये तो आप बता रहे हो तो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी ही इंटरप्रिटेशन से जाऊँ जिसका आप आरोप लगा रहे हो, मैं तो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि ऐसा होता है कि प्रेम जो चेतन चौधरी है, अगर वो मीणा को मार रहा है, अगर वो किसी कमजोर को मार रहा है, किसी दलित को मार रहा है, और जैसा कि उसने मुस्लिमों को मारा, जब वो आज कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन जब वो ट्रेन में गया तो उसको हिंदू कोई नहीं नजर आया। टीकाराम मीणा के बाद उसको सारे मुस्लिम नजर आए, एक आदिवासी नजर आया। वो तो तब तो लड़ाई हो रही है तो उसने मार दिया उसको, टीकाराम मीणा को। लेकिन जिस चीज के लिए मारा कि वो योगी और मोदी के लिए कह रहा है, मतलब हिंदू और मुसलमान वाला कह रहा है कि क्योंकि ये योगी और मोदी इनको सबक सिखा रहे हैं मुस्लिमों को, और इसलिए हमें साथ देना चाहिए। एक सेकंड, लेकिन जब वो उसने टीकाराम मीणा को मारा तो उसके बाद फिर उसने किसी हिंदू को नहीं मारा, किसी महिला हिंदू को नहीं मारा। उसने ये देखा कि दाढ़ी किसकी है, पेंट्री में एक आदमी मिला तो मार दिया, फिर आगे कोई मिलता है चूड़ी वाला, उसको मार दिया, तो फिर वो उसने सारे मुस्लिम मारे। तो मैं ये कह रहा हूँ, एक तो वहाँ पे अगर मैंने ये नहीं लिखा है कि टीकाराम मीणा लिखा है और ये लिखा है, एक तो मैंने बताया कि जगह की कमी थी, लेकिन अगर जगह की कमी नहीं होती तब भी मैं इस पूरी इंटरप्रिटेशन को ऐसे एज इट इज स्वीकार कर लेता कि हाँ, हमारे देश में जातीय आधार पर, राजनीतिक आधार पर, इवन विचारधारा के आधार पर, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि गोविंद पानसरे थे, या अभी मैं बताता हूँ जिनके बारे में मैंने वीडियो बनाई, उनकी सीरीज बनाई है, तो गोविंद पानसरे के बारे में या गौरी लंकेश के बारे में, नरेंद्र दाभोलकर के बारे में। नरेंद्र दाभोलकर ब्राह्मण आदमी थे, लेकिन उनको मार दिया गया। मारा किसने? सनातन संस्था से जुड़े हुए कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने मारा। वो किसकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? वो ब्राह्मणिज्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्राह्मण को मार दिया। क्यों मार दिया? इसलिए मार दिया, जैसे कन्हैया कुमार भूमियार है, लेकिन उसको फिर भी बहुत प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। या सुधा भारद्वाज है, वो तो ब्राह्मण है, लेकिन उनको परेशान किया गया। एक हमारे फेसबुक पे फ्रेंड ने, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, आदिवासी वर्ग की वो आवाज़ उठाते हैं, वो भी ब्राह्मण है, उनका नाम हिमांशु जी है, हिमांशु कुमार। वो आदिवासियों की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उन पर केस कर दिए, वो तो ब्राह्मण थे। मैं कह रहा हूँ कि इस देश में राजनीतिक आधार पर, वैचारिक आधार पर, इवन क्षेत्रीय आधार पर और जातीय और धार्मिक आधार पर होते हैं। और जब किसी पे अन्याय, अगर मान के चलिए किसी हिंदू ने कि उसकी बहन से कोई लड़का प्यार करता था, मान के चलो मुस्लिम, उसको मार दिया, तो वो एक तरह से ऑनर किलिंग में मान लेंगे कि चलो ऑनर किलिंग है, वो एक अलग अपराध है हमारे यहाँ।
अगर किसी ने पैसे के लेन देन में किसी की हत्या कर दी तो वो हिंदू भी हो सकता है हत्यारा, और वो हत्यारा मुस्लिम भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी को इसलिए मारा जा रहा है कि मान के चलो वो हिंदू है और इसलिए उसको मार दो, या अगर कोई मुस्लिम है इसलिए उसको मार दो, कोई दलित है इसलिए उसको मार दो, तो फिर वो क्राइम बाकी क्राइम से अलग है। ये बात मैं आपको समझाने कह रहा हूँ। फिर वो जो क्राइम है ना, जो जातीय आधार पे, नस्ली आधार पे, वो फिर पूरी इंसानियत के लिए शर्मनाक है।